पॉइंट आपको पढ़ना है मुख्य रूप से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मुख्य रूप से 2 पॉइंट पढ़ना है और इसी दोनों पॉइंट में बाकी सभी पॉइंट जुड़ा हुआ है। बाकी जितने भी इसका पॉइंट्स है वो सभी इसी दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ बात आ रहा है सिस्टम का। इसका बात आ रहा है सिस्टम। और आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, ऑर्गेन पढ़े हैं, ऑर्गेन सिस्टम पढ़े हैं। तो सिस्टम का डिफिनेशन आप जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक ऑर्गेन जो एक ही काम को संपादित करता है, अगर एक साथ जुड़ जाए तब उसको हम सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिस्टम है, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इट मींस कहने का अर्थ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने में भी कई सारे ऑर्गेन भाग लिए होंगे, कई सारे ऑर्गेन भाग लिए होंगे, तब जाकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना। उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कई सारे ऑर्गेन भाग लिए होंगे, तब जाकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होगा। हम एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? मेल के बारे में। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के किस क्षेत्र में पाया जाता है? बॉडी के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि चाहे वो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो या फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो, इसका जो सिस्टम पाया जाता है वो पैल्विक रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पैल्विक रीजन। पैल्विक रीजन इसी क्षेत्र को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस क्षेत्र को पैल्विक रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, पैल्विक रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पैल्विक रीजन, ठीक है। अब देखिए हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करना है। सबसे पहला कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है तो इसमें कौन कौन सा अंग भाग लिया, कौन कौन सा अंग इसमें भाग लिया, और तब जाकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण होता है। आप लोग को पहले से भी पता है, लेकिन अभी हम आप लोग को इसमें बता देना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें 2 तरह का ऑर्गेन भाग लिया जाता है। कुछ ऑर्गेन होता है जिसको हम लोग प्राइमरी ऑर्गेन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी ऑर्गेन उसका नाम दिया जाता है, जो कहने का अर्थ है इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने के लिए उसका होना एकदम अनिवार्य है। इसके बाद कुछ सेकेंडरी ऑर्गेन्स भी होते हैं, सेकेंडरी ऑर्गेन्स भी होते हैं। तो सेकेंडरी ऑर्गेन्स का उतना महत्व नहीं, जिसमें आप लोग हम प्राइमरी कैरेक्टर्स के बारे में भी चर्चा किए थे और सेकेंडरी कैरेक्टर्स के बारे में भी चर्चा किए थे। अगर बात की जाए कि ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गेन कौन है, तो कौन होता है बाबू? कौन होता है? क्या? हाँ, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब एक जोड़ी ब्रेस्ट। बड़ी धीरा आप लोग बोल रहे थे ना। टेस्टिस, जो टेस्टिस होता है, ये पेयर ऑफ टेस्टिस यूज कर सकते हैं या सिर्फ टेस्टिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको ब्रीसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ब्रीसर। हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रीसर। तो ह्यूमन में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण हुआ रहता है, इसमें प्राइमरी ऑर्गेन का भूमिका निभाता है टेस्टिस। और ये टेस्टिस की संख्या कितना होता है? किसी भी जीव की बात करें, किसी भी जीव की बात करें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण होता है, उसमें अ पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, मतलब 2 टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आपको पेनिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, बाकी सब इसका सेकेंडरी ऑर्गेन्स है। बाकी सब जो भी है आपको सेकेंडरी ऑर्गेन्स है, ठीक है बाबू। ये प्राइमरी ऑर्गेन आपको कौन सा है? टेस्टिस है। चलिए हम थोड़ा सा कुछ टेस्टिस के फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहला बात करते हैं कि जो टेस्टिस होता है, प्रत्येक ह्यूमन बॉडी में इसकी संख्या कितना होता है? 2। प्रत्येक ह्यूमन बॉडी में इसकी संख्या कितना होता है? 2। अगर किसी अदर जीव को लेते हैं, जैसे बैल लीजिए,
टाइगर का मेल लीजिए, आपको किसी और भी जीव को लीजिए, तो सबके पास इसका कितना एक पेयर पाया जाता है, मतलब 2 संख्या पाया जाता है। हालांकि हम लोग मुख्य रूप से ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन का जो टेस्टिज होता है यह निर्माण करता है सीमेन का। कौन चीज का निर्माण करता है? सीमेन का। देखिए बाबू पूरा कंप्लीट तो नहीं बताएंगे, अब क्रैश कोर्स बात है, रिवीजन क्लास है, तो तेजी में ही चलेंगे, ठीक है, मुख्य मुख्य पॉइंट को बताते हुए चलेंगे, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर घर पे जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ यह निर्माण करता है कौन चीज का? स्पर्म का, जिसको हम लोग सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सीमेन। आपको क्वेश्चन आता है कंपोजिशन ऑफ सीमेन बताने का, मतलब कंपोजिशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म में कौन कौन सा कंपोजिशन होता है? तो देखिए सबसे पहले इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है और एक कौन सी कोशिका होती है? नर जर्म सेल्स, ठीक है। नर जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स 2 प्रकार की सेल पाए जाते हैं। तो इसमें नर जर्म सेल का फॉर्मेशन, सॉरी, नर जर्म सेल का क्या कार्य होता है? नर जर्म सेल जो होता है वो क्या चीज का निर्माण करता है बाबू? तो जी शुक्राणु का निर्माण करता है। इट मींस कह सकते हैं कि स्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है। स्पर्म का निर्माण कौन करता है? नर जर्म, आपको नर जर्म सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फ्लूइड का निर्माण कौन करता है? फ्लूइड का निर्माण इसमें कौन करता है? सर्टोली सेल करता है। तो इसमें 2 चीज का निर्माण होता है, एक आपको स्पर्म का निर्माण होता है और एक आपको फ्लूइड का निर्माण होता है। अब तब यह दोनों मिलता है, तब इसको हम लोग सीमेन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सीमेन नाम देते हैं। तो देखिए स्पर्म जो होता है और फ्लूइड जो होता है, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि फ्लूइड का मात्रा कितना होता है, स्पर्म का मात्रा कितना होता है? बोलिए। फ्लूइड का मात्रा कितना होता है? 95% और स्पर्म का मात्रा कितना होता है? 5%। और फ्लूइड का निर्माण होता है किसके द्वारा? सर्टोली सेल्स के द्वारा। और 5% जो स्पर्म का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? आपको नर जर्म कोशिका के द्वारा होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 95% फ्लूइड होता है, 5% स्पर्म होता है। जब दोनों मिलता है तब हम उसका नाम सीमेन देते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा सीमेन को रखने का, रख रखाव करने का एक निश्चित तापमान होता है जितना पे उसको रखा जाता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी देखिएगा, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली सेल्सियस होता है। 37.5 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। इसको फ़ारेनहीट में चेंज करेंगे तो लगभग कितना आएगा बाबू? 97 डिग्री फ़ारेनहीट अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है। तो मानव का जो शरीर होता है, मानव का जो शरीर होता है हमेशा इतना डिग्री टेम्परेचर पे हीट करता है, इतना डिग्री टेम्परेचर हमेशा इसका रहता है, माने इतना गर्म रहता है मानव का शरीर, चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्मी हो। और आपको बताए भी थे कि मानव जो होता है रिप्रोडक्शन के द्वारा हुआ रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इसका जन्म हुआ है। अर्थात यह किसी भी एटमॉस्फेयर, किसी तरह के भी वातावरण में चले जाए, लेकिन अपने बहुत सारे चीजों को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन खुद उसके प्रति ढल नहीं जाता। मैंने कहने का अर्थ यह है कि आप एक पत्थर को लीजिए और बाहर रख दीजिए धूप में, तो ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा उसके बाद उस पत्थर को छूइए, पूरा पत्थर भीग गया रहेगा, गर्म रहेगा, हॉट रहेगा। ठंडी के दिन में उसको रख दीजिए, पूरा ठंडा रहेगा। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी को रखिए, गर्मी हो या ठंडी हो, उसका बॉडी का टेम्परेचर उतना ही डिग्री रहेगा, 37.5 डिग्री सेल्सियस या 97 डिग्री फ़ारेनहीट बोल सकते हैं। हाँ, अगर कम बेस हुआ इसका मतलब उसके शरीर में कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, चाहे कोई भी कई सारे दिक्कत आ जाएगा। तो हमारा जो स्पर्म होता है हमारे बॉडी में नहीं होता है, क्योंकि स्पर्म को सुरक्षित रखने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए? आप लोग को बताए थे 32 डिग्री सेल्सियस या 30 से 32 का, मतलब 30 to 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा स्पर्म को माने सुरक्षित रखना। जबकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के कारण स्पर्म खराब हो जाएगा, सीमेन क्या होगा? खराब हो जाएगा। इसी के कारण ह्यूमन बॉडी का टेस्टिज देखिएगा बॉडी में नहीं होता है, बॉडी से बाहर होता है। ह्यूमन बॉडी का चाहे किसी भी जीव का देखिएगा टेस्टिज क्या होता
तो हम उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग मुख्य रूप से वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वुमेन का दोनों टेस्टिज क्या होता है, बॉडी से बाहर। अगर वुमेन का टेस्टिज बॉडी से बाहर नहीं रहेगा तो इसका फलस्वरूप यह होगा कि उसका सीमेन जो है कार्य नहीं करेगा। उसका फलस्वरूप क्या होगा कि सीमेन कार्य नहीं करेगा बढ़िया से, कारण कि सीमेन तो 37 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, और 37 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो सीमेन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब समझिए वर्कलेस हो जाएगा। उसके बाद वो किसी मतलब फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है, प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यह हो गया कि टेस्टिज बाहर क्यों होता है, यहाँ समझ में आ गया। दूसरी चीज हम बता रहे थे, उसमें स्पर्म सिर्फ 5% होता है, 95% क्या होता है, फ्लूइड होता है। देखिए बाबू, ये जो 95% फ्लूइड होता है, यही 5% आपको स्पर्म को चलने के काबिल बनाता है, चलने के काबिल बनाता है। और इसी में 95% फ्लूइड में 5% स्पर्म जो है घूमते रहते हैं, एक तरह से समझिए कि माने तैरते रहते हैं, ठीक है। अब बाकी स्पर्म का पिक्चर वगैरह बना के उसमें हेड वगैरह को, टेल वगैरह को और मिडिल पार्ट को हम समझा ही दिए हैं पिछले पहले ही। अब उसको तो पूरा पार्ट को बनाएंगे नहीं, हल्का सा उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद एक पॉइंट आपको बताते हैं, इसके बाद आपको चलिए एक और पॉइंट आता है कि क्वेश्चन पूछता है कि क्या ह्यूमन बॉडी का टेस्टिज जो दो है, ये दोनों टेस्टिज मिल करके कितने ml सीमेन को प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों टेस्टिज मिल के अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 ml सीमेन को 4 से 5 ml सीमेन को प्रोवाइड करता है। अगर कोई ह्यूमन बॉडी एक बार सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो एक बार में 4 से 5 ml स्पर्म 4 से 5 ml क्या आना चाहिए, सीमेन बाहर आना चाहिए। अगर एक बार में 4 से 5 ml सीमेन बाहर नहीं आया, अगर उसका अमाउंट कम है तो फिर प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत कम हो जाता है। और कम होने का कारण कई सारा हो सकता है, जैसे हॉट फूड लेना और कई सारे दिक्कत, मतलब जैसे हॉट फूड के बारे में आप लोग को पहले ही बताए हैं, गर्म भोजन ये सब जो होता है ज्यादा दिक्कत करता है, ठीक है। तो अगर इसके मात्रा में कमी आती है तो फिर प्रेगनेंसी में चांसेस क्या होता है, उसका कम हो जाता है। तो दोनों टेस्टिज मिलकर 4 से 5 ml कौन चीज को प्रोवाइड करते हैं, सीमेन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी ह्यूमन बॉडी का जो दोनों टेस्टिज होता है, दोनों टेस्टिज कार्य करना बंद कर देता है। दोनों टेस्टिज में दोनों टेस्टिज में किसी एक टेस्टिज की बात करते हैं कि कोई एक टेस्टिज कार्य करना बंद कर देता है। तो क्या उस स्थिति में वो ह्यूमन बॉडी किसी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? चाहे ऐसा बात करें कि अगर किसी कारणवश उसका एक टेस्टिज काट के निकालना पड़ा, हटा दिया गया, एक टेस्टिज निकाल दिया गया, सिर्फ एक टेस्टिज है, या ये भी मानिए कि हो सकता है जन्म से ही उसको एक टेस्टिज हो, तो क्या वह किसी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो एकदम कर सकता है, क्योंकि टेस्टिज की संख्या आधा हो गया, मतलब टेस्टिज एक प्रत्येक ह्यूमन बॉडी में 2 पाया जाता है और यहाँ पर टेस्टिज एक होने का सरासर आपको यही मिलेगा कि जो 4 से 5 ml जो सीमेन बाहर आ रहा था सीधे आधा हो जाएगा, 2 ml चाहे 2.5 ml सीमेन बाहर आएगा, तो आराम से किसी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है। परंतु दिक्कत ये होता है कि चांसेस काफी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ सीमेन बहुत कम हो जाता है, लेस हो जाता है, इसी के कारण चांस कम रहता है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि आपको प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है, प्रेग्नेंट तो कर सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम होता है। कोई दिक्कत? तो अगर क्वेश्चन में आपको रहे कि क्या कि कोई ऐसा पुरुष जिसके पास सिर्फ एक टेस्टिज है तो क्या वो किसी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो एकदम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि चांसेस कम रहता है क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ सीमेन कम होता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसमें देखिए, तो प्राइमरी ऑर्गन कौन हो गया आपको? टेस्टिज हो गया। प्राइमरी ऑर्गन कौन हो गया? टेस्टिज हो गया।
सेकेंडरी ऑर्गन की बात करें, अक्सर बच्चा गलती क्या करता है, देखिए बब्बा, अक्सर बच्चा समझता है कि ये ह्यूमन बॉडी का पेनिस है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी का पेनिस है, ये यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक ट्यूब नाली पाया जाता है जो क्या करता है, स्पर्म को धो करके लाता है, ठीक है। अक्सर बच्चे यही समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, तो इसमें जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के दौरान यह जो पेनिस होता है, देखिए बाबू, ये जो पेनिस होता है, पेनिस के जस्ट नीचे आपको दोनों टेस्टिज लटका हुआ रहता है। बॉडी के बाहर पेनिस भी होता है, टेस्टिज भी होता है। तो अक्सर बच्चा क्या समझता है कि यह जो पेनिस होता है यही मेन, आपको समझिए कि प्राइमरी ऑर्गन है, लेकिन नहीं, यह पेनिस प्राइमरी ऑर्गन नहीं होता है। पेनिस प्राइमरी ऑर्गन नहीं होता है। पेनिस का बस इतना काम होता है कि टेस्टिज में बने हुए, इस दोनों टेस्टिज में बने हुए स्पर्म जो निकल रहा है, सीमेन जो निकल रहा है, इस सीमेन को सिर्फ ढो के, इस सीमेन को ढो करके सिर्फ कहां पहुंचा देना, महिला के वेजाइना होते हुए यूट्रस में पहुंचा देना। बस इसका इतना ही काम है। यह सिर्फ यूं समझिए कि सीमेन का वाहक का काम करता है, मतलब उसके ढोने का काम करता है, उसके ढोने का काम करता है। तो खाली दांत दिखा रही है, गाय समझो ना, दांत मत दिखाओ। यहाँ देखिए, इसका क्या है, इसका सिर्फ काम होता है कि यह सीमेन को ढोने का काम करता है, सीमेन को ढोने का काम करता है। अर्थात कह सकते हैं कि यह प्राइमरी ऑर्गन नहीं है, ये सेकेंडरी ऑर्गन है। यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आपको पेनिस है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकेंडरी ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन नहीं। इसके बाद बात करते हैं कि सेकेंडरी ऑर्गन में कौन कौन से, और बहुत सारे ऑर्गन हमारे शरीर का भाग लेते हैं जो सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं। हार्मोन्स वगैरह जो होता है, एक्टिव होता है, ये भी सब सेकेंडरी में आता है, ये सब सेकेंडरी कैरेक्टर्स में आ जाता है। हालांकि अब सेकेंडरी कैरेक्टर्स में बहुत सारे चीज आ जाते हैं, जैसे मूंछ का निकलना, प्राइवेट ऑर्गन्स पे बाल का आ जाना, आवाज का भारी हो जाना, ये सब बदलाव किसमें होता है, मेल में होता है। मेल में सबसे पहले अगर मेल रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचता है तो मेल का टेस्टिज इस काबिल हो जाता है कि वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है, इस काबिल हो जाता है कि वह सीमेन का फॉर्मेशन कर सकता है, और उसमें लगातार कुछ बदलाव आती है। उस बदलाव में सबसे पहला बदलाव होता है कि उसका आवाज बदल जाता है, आवाज क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। दूसरा कि उसके प्राइवेट ऑर्गन्स पे बाल आने लगता है। आप देखिएगा, एक छोटा बच्चा जो होगा जिसका एज 12 वर्ष से कम होगा, 12 वर्ष से कम एज वाले एक बच्चा को कहिए एक गाना गाने के लिए, कितना मधुर उसका आवाज निकलेगा। और वह 14 वर्ष के बाद ओकरा कहिए फटल बांस के झाड़ जैसा गाएगा, ठीक है, तो मतलब उसका आवाज क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच गया। ये सब प्रभाव कहां से पड़ता है, एफएसएच, एलएच हार्मोन्स के बारे में चर्चा किए थे। ये सभी हार्मोन्स उस समय एक्टिव हो जाते हैं, स्रावित होने लगते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको प्राइमरी ऑर्गन कौन है, टेस्टिज है। प्रत्येक ह्यूमन बॉडी में चाहे किसी भी जीव में टेस्टिज की संख्या कितना होता है, 2 होता है। दोनों टेस्टिज मिलकर के कितने सीमेन का निर्माण करते हैं, 4 से 5 ml। इसमें जो होता है सीमेन में कितना परसेंट फ्लूइड होता है, कितना परसेंट, 95% फ्लूइड्स होते हैं और 5% स्पर्म होता है। वो जो हम लोग जितना 4 से 5 ml, जो 4 से 5 ml आपको मिलता है सीमेन, उसमें 95% फ्लूइड होता है, सिर्फ 5% स्पर्म उसमें होता है, ठीक है। और 5% जो है स्पर्म है, उसी में कितना संख्या होता है, हजारों की संख्या में स्पर्म पाए जाते हैं, जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के दौरान काफी सारे नष्ट हो जाते हैं। हम आप लोग को सिस्टम बताए थे कि किस तरह से प्रवेश करता है, तो काफी सारा नष्ट हो जाता है, कुछ दूसरे फिलिपियन ट्यूब में चल जाता है, कुछ दूसरे में जाता है। तो जो दूसरे वाले फिलिपियन ट्यूब में चल गया वो तो नष्ट ही हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 4 से 5 ml प्रोड्यूस करता है दोनों टेस्टिज मिलके, क्या चीज को, सीमेन को। अगर एक टेस्टिज वाला भी व्यक्ति चाहे तो महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है, क्योंकि एक टेस्टिज भी 2 से 2.5 ml सीमेन को तैयार कर देगा। लेकिन वहां पर
प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब शॉर्ट में थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्त्री प्रजनन तंत्र, इसको क्या बोलते हैं बाबू? स्त्री प्रजनन, हम मादा यूज करें बढ़िया रहेगा, मादा प्रजनन तंत्र। हालांकि हम लोग स्त्री भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग वुमेन के बारे में पढ़ रहे हैं। मादा प्रजनन तंत्र में ध्यान दीजिएगा, मादा प्रजनन तंत्र का भी निर्माण हुआ है दो तरह के ऑर्गेन से। कितने तरह के? दो तरह के। एक ऑर्गेन को प्राइमरी ऑर्गेन बोलते हैं, एक को क्या बोलेंगे? प्राइमरी ऑर्गेन्स बोलेंगे, और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ऑर्गेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सेकेंडरी ऑर्गेन्स बोलते हैं। ये बताइए कि महिला का जो मादा प्रजनन तंत्र होता है, इसके निर्माण में जो प्राइमरी ऑर्गेन्स भाग लेते हैं कौन से हैं? ओवरी। और बाकी सब आपको सेकेंडरी में आता है। बाकी सभी जो होता है सेकेंडरी में आता है। मतलब प्राइमरी ऑर्गेन कौन हो गया? ओवरी। इसको एक पिक्चर के द्वारा आप समझते हैं। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है? नहीं, इसी पे बनाना, इसी पे बनाते हैं पिक्चर, पिक्चर के द्वारा हम लोग समझते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मुख्य भूमिका निभाता है ओवरी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक माने संरचना। सिंपल सा बना है तेजी में। ठीक है, यह क्या है आप लोग देखते तो पहचान ही जाइएगा। इतना ब्रिलियंट तो आइले है, कैसे पढ़ लिख के पहले से रख ले बड़ा लोग, पढ़ लिख के नहीं रखा है सर, हमारे चला सब नहीं पढ़ा है। देखिए कुछ इस प्रकार होता है संरचना। अब उतना बढ़िया से इस समय नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ये क्या है? यूटरस है। ये किसका चित्र है बाबू? महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम टोटल इतना दूर में है, इसको हम यूटरस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटरस, गर्भाशय। देखिए इसमें चीज देखने को क्या मिल रहा है। सबसे पहला चीज कि देखिए सबसे पहला चीज कि इसमें दो भाग होता है, एक लेफ्ट साइड, देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। क्या है? राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। ठीक है, ये दो ठो फिलिपियन ट्यूब होता है। क्या होता है? फिलिपियन ट्यूब। इसका नाम क्या है? फिलिपियन ट्यूब। इसको कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। अगर इस झलरी को ले लिया जाए तो 4 भाग, अगर इस झलरी को छोड़ दिया जाए तो कितना भाग में? 3 भाग। फिर यहाँ से इस झलरी को काउंट किया जाए तो 4 भाग है, झलरी को छोड़ दिया जाए तो 3 भाग। तो अगर ऐसे फिलिपियन ट्यूब का पार्ट पूछे कि कई भाग है तो 3 भाग बताइएगा। ठीक है, झलरी उससे अलग माना जाता है। और ई वाला जो भाग है इसी को हम बोलते हैं कौन चीज? ओवेरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओवेरी। ई वाला जो भाग है इसको हम ओवेरी बोलते हैं। ठीक है, अंडाशय। ये क्या है? ओवेरी है। तो किसी भी महिला के जनन तंत्र में ओवेरी की संख्या कितना होता है? 2। एक इधर होता है और एक इधर होता है। फिलिपियन ट्यूब की संख्या कितना है? 2। एक इधर होता है और एक इधर होता है। और बाकी सभी वेजाइना है, इस सब की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, बस इतना जानिए कि बच्चा जो पलता है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो बच्चा पलता है, इम्प्लांटेशन होता है, तो बच्चा कहाँ पलता है? अक्सर महिला क्या कहती है? बबुआ बा पेट में। बबुआ पेट में नहीं गए, पेट में कौन चीज
प्रेगनेंसी बा, बबुआ कहाँ बा, यूटरस में बा, मतलब गर्भाशय में, बबुआ पेट में नहीं है। कितना औरत कहती है पाँव भारी हो गया है, ठीक है, पाँव भारी का मतलब प्रेग्नेंट हो गया। डायरेक्ट काहे में दिक्कत लगता है, डायरेक्ट काहे कि हम प्रेग्नेंट है, थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो हमारी पाँव भारी है, ठीक है, चल सकता है, कोई कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग के बिहार में जो है ना, बिहार की औरतें ज्यादा संस्कारी होती है, ठीक है, संस्कारी, तो संस्कार अच्छा बात ना है कि हम लोग बड़ी आगे हैं इस मामला में, ठीक है। तो यह जो होता है, देखिए बच्चा जो पलता है वो कहाँ पलता है, पेट में कि गर्भाशय में, कबो मन सोचिएगा कि पेट में, ठीक है। अब पेट निकलता है वो अलग बात है, तो यूटरस इसी में है तो पेट में नहीं निकलेगा भाई, ठीक है। अब देखिए जब बच्चा इसमें पलने लगता है ना, उस समय भूख वगैरह तनी कम लगने लगता है, क्योंकि इसमें अपने लाख मुंह का चला होता रहेगा। जब 3-4 महीने का हो जाएगा तो अपने रसिया होता रहता है, बार बार एक लाते हैं देते रहता है, ठीक है, माँ को हिलाते रहता है, चलोले रहता है कि माँ सुत मत तुम जा। अक्सर जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो 6 महीना प्रेगनेंसी का हो गया रहता है, उसके बाद उसको सुतने उतने नहीं देता है जल्दी, वो तो हर दिन लतियाते रहता है, कब एक फाइट है ना मारेगा, कब एक फाइट है ना, कब एक लात है ना, कब एक लात है ना, ठीक है। तो पति जब आके देखते हैं बज रहा है, मतलब समझो लात पैर चला रहा है, ठीक ठाक बाबा हुआ, कौन दिक्कत है, शांत भाई की दिक्कत वाला बात पर तुरंत अल्ट्रासाउंड आई एक्सरे करावे चल देंगे लोग ना। हालांकि देखिए कोई पुरुष जो होता है ना अपनी पत्नी के ढेरे ख्याल रख देता है, अंजड़ाए ख्याल का मतलब समझते हैं, माने वो कहा कि प्रेगनेंसी माने समझिए कि एक कहानी याद आ गया नहीं कहेंगे, प्रेगनेंसी मान लो आज हुआ है तो 9 महीना बाद बच्चा उत्पन्न होगा, तो 9 महीना के ड्यूरेशन में कोनो पति जो अंजड़ाए ख्याल रख देता है तो 9-10 बार अल्ट्रासाउंड कराता है, जबकि उसको पता नहीं है कि एक्सरे कराने से चाहे इस माने क्रिया को कराने से कितना लॉस होता है। वो तो खुद अपने पत्नी को बर्बाद कर ही रहा है, संगे संगे वो जो आगे वाला फ्यूचर उसको भी बर्बाद कर रहा है, वो शरीर में छेद करा देगा चारों ओर एक्सरे कराते कराते। तो ज्यादा ख्याल मत रखिएगा लोग, ठीक है। हाँ पत्नी से प्रेम करिए, अच्छी बात है, लेकिन जब दिक्कत हो रहा है तब जाइए एक्सरे कराने। कोई दिक्कतें नहीं है झूठ मूठ के ना, हमारी पत्नी प्रेग्नेंट है 3 महीने का, हम चलते एक्सरे करा दे, ठीक है, जाइए एक्सरे कराइए। देखिए डॉक्टरों से बड़ी तेज होता है सब, एगो डॉक्टर को कोनो पकड़ लीजिए, एगो है बेतिया में, नाम नहीं रखेंगे, ठीक है, वो क्या करती है कोनो पेरेंट्स माने कोनो भी पेशेंट एक बार चल गए तो उनका कैसा ना दवा दी कि फिर 10 दिन बाद जरूर आओ, ठीक बात, तो वो हो गइला वो दिन से रोज दवा उनका तो 10 दिन पर देते रहिए, तो हां है खियाओ, है एथी विटामिन से होता है, मिनरल से होता है, फलाना हर तरीके का खिलाइए, दवा खिलाइएगा, वो दवाई दे रही है एक खातिर कि नॉर्मल आपको समझिए कि ये नहीं हो, इशू नहीं होगा कि आप वो दिन ऑपरेशन करावे जाइएगा, वो एक खातिर खिला रही है। हाँ किसी को प्रेगनेंसी होगा आराम से दवा भी लो, ज्यादा झंझट में मत पड़िए, आराम से घर रहिए, मस्त उसको खाना खिलाइए और उसको कहिए काम करे खातिर, खाली पटाए खातिर ना। अगर प्रेगनेंसी है तो उसको कहिए तानी वानी झाड़ू लगा लो, हल्का फुल्का बैठ के कपड़ा धो लो, खड़ा होकर सब्जी वब्जी काट लो, ई मत कहिए हुमच के आटा सान, वहां दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं, हल्का फुल्का काम कराते हैं। तो कहां बोलता है बाबू, यहाँ यूटरस में बोलता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, दोनों ओवेरी जब महिला एक बच्चा को जन्म देती है और बच्चा एक लड़की है, तो जिस दिन वो महिला बच्चा को जन्म दिया और लड़की जन्म ली, उसी दिन से उसके बॉडी में ओवरी उपलब्ध है। इट मींस कह सकते हैं कि जन्म से उसके शरीर में ओवरी उपलब्ध है, और ओवरी में लाखों की संख्या में अंडाशय में अंड उत्पन्न। कहने का अर्थ है कि दोनों ओवरी में लाखों की संख्या में क्या चीज उपलब्ध रहते हैं, अंडा उपलब्ध रहते हैं। और ये कब से उपलब्ध रहते हैं, बचपन से ही नहीं बल्कि जन्म से ही उपलब्ध रहते हैं। मतलब कह सकते हैं एक बच्ची अभी जन्म ली है आज, तो उसके शरीर में ओवरी होगा और दोनों ओवरी में लाखों की संख्या में अंड भी होगा। लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं होता है, पुरुष आज जन्म लिया उसके बॉडी में भले टेस्टिज है, लेकिन टेस्टिज इस काबिल नहीं है कि वो स्पर्म बना सके, सीमेन बना सके। वो कब बनाएगा, जब रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचेगा। तो ये दोनों अंतर हो गया। एक और अंतर है,
एक और अंतर है कि पुरुष चाहे तो अपनी लाइफ टाइम जहिया तक जिंदा रहेगा तब तक सीमेन का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन महिला अक्सर 40 वर्ष के बाद प्रेग्नेंट होने की क्षमता खो देती है। कारण कि उसमें अंड जो होता है वो विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि हर मंथ जब महिला रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाती है तो पर मंथ क्या आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसके दौरान हर मंथ अंड का निष्कासन होता है, उत्सर्जन होता है, अंड की संख्या कम होते जा रहा है। अगर महिला 40-45 वर्ष शादी नहीं करेगी तो उसके बाद शादी करने से भी कोई लाभ नहीं है। लाभ का नहीं है, मतलब कहने का अर्थ है कि नया जीव को जन्म नहीं दे सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन बना सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंसी होने के चांसेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंड जो होता है अंड की संख्या खत्म हो जाएगी। तो जब ये बच्ची जन्म ली है तभी से इसके शरीर में ओवरी उपलब्ध रहता है और दोनों ओवरी में लाखों की संख्या में अंड उपलब्ध होता है। अब देखिए होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ये पर मंथ अब दोनों से नहीं, ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक टेबल बनाए थे, याद है, टेबल बना के समझाए थे कि मान लीजिए अगर जनवरी मंथ है, जनवरी महीना में अगर इधर से, ध्यान दीजिएगा, जनवरी महीना में अगर इधर अंड का उत्सर्जन हुआ है तो फरवरी महीना में इधर अंड का उत्सर्जन। फिर आपको देखिए जनवरी में इधर हुआ है उत्सर्जन तो फरवरी में इधर होगा, फिर मार्च में इधर होगा, अप्रैल में इधर होगा, लेकिन हमको आपको पता नहीं चलेगा कि किधर होगा। इसके लिए हमको अंदर जाके देखना पड़ेगा। अंदर कैसे जाएंगे? हाँ, डॉक्टर की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर की सहायता से पता कर सकते हैं भाई। इससे बाहर से थोड़ी पता चलेगा कि किधर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ। लेकिन ये जानिए जनवरी में इस साइड हुआ है तो फरवरी में इस साइड, मार्च में फिर इस साइड, अप्रैल में इस साइड। ये अंतराल कितना दिन का रहता है बबुआ? 28 डेज का, 28 डेज का रहता है। अब सुनिए, सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय जो सीमेन प्रवेश करता है, सीमेन जो प्रवेश किया 4 से 5 ml यहाँ से यूरेथ्रा के द्वारा 4 से 5 ml जो सीमेन प्रवेश किया, इसका काफी मात्रा तो आगे जाता है। पहले तो एक बात कि यहाँ सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय यहाँ घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण उत्पन्न होने के कारण कितना तो यहीं पर दबा के मर गई लोग, सीमेन खत्म हो जाए, कुछ बच गया सीमेन स्पर्म में, माने सीमेन घर्षण हुआ तो उसमें उपस्थित स्पर्म मर गया। सीमेन तो कौन चीज है, तो फ्लूइड और स्पर्म का क्या है, कॉम्बिनेशन है, माने एक साथ है, तो सीमेन कह रहे हैं। तो इसमें कितना तो स्पर्म मर गया, क्या होने से, घर्षण होने से। कुछ बचा तो डायरेक्ट गया, दिशा भटक गया, तो इधर टकरा गया, कितना इधर मर गया, अब कुछ इधर आ गया। अब मान लीजिए जनवरी का मंथ है, अब मेंस्ट्रुएशन हुआ है इस साइड, माने मेंस्ट्रुएशन नहीं मतलब अंड परिपक्व हुआ है इस साइड, तो क्या हुआ, यहाँ से इस साइड आया, तो इधर जो गया वो तो नष्ट हो गया, यहाँ आया वो नष्ट हो गया, यहाँ घर्षण में कितना नष्ट हो गया, तो बहुत कम बच जाता है। आप लोग को परसेंटेज निकाल के बताए भी थे, बहुत कम बच जाता है जो इस साइड आता है। तो इधर से ओवम आपका के इंतजार करता है, किस क्षेत्र में, एम्पुला में, किस क्षेत्र में, एम्पुला में। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, एम्पुला में, और निषेचन हो जाने के बाद यह फिर से रिटर्न आता है कहाँ, यूटरस में। तब यूटरस में क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे बच्चा तैयार होगा। लेकिन मेंस्ट्रुएशन तब होता है जब यही अंड निषेचित नहीं होगा तो ये रूठ जाएगा। क्या हो जाएगा, रूठ जाएगा। बेचारा अंड यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, पिक्चर में ज्यादा इसमें समझिए ना कि गड़बड़ी हो गया, ठीक है, पूरा भर गया, थोड़ा इसको मिटाने दीजिए। होता क्या है कि देखिए एक पर मंथ महिला के जो ओवरी होता है पर मंथ अंड का उत्सर्जन करता है, कभी इस साइड तो कभी इस साइड। तो इस साइड उत्सर्जित हुआ अंड यहाँ आके रुका हुआ है, कहाँ पे,
फिलिपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में। ठीक है, अब सेक्सुअल रिलेशन हुआ तो स्पर्म यहाँ मिल गया, मिल जाने के बाद क्या हुआ, निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद यह रिटर्न आया यहाँ पर और आकर के बच्चा निर्माण हो गया। लेकिन जब यह सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना, मान लीजिए कोई बच्ची है जिसका अभी शादी नहीं हुआ है, तो उसका तो पर मंथ मेंस्ट्रुएशन आएगा, प्रेगनेंसी हो जाने के बाद मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। लेकिन जब मेंस्ट्रुएशन आएगा तो होता क्या है, देखिए पर मंथ का एक सिचुएशन है। पर मंथ जब इधर से मेंस्ट्रुएशन समझिए कि मतलब अंड उत्सर्जन होता है, उसी समय यह क्या करता है, एक लेयर का निर्माण करता है, एपिथेलिक लेयर का निर्माण करता है और यह बना के रखता है, सजा के, इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? निषेचित अंड का, कि अंड उत्सर्जन हुआ है, कुछ दिन में निषेचित होगा और मेरे पास आएगा तो मैं तैयार रह रहा हूं। और ये पूरा समझिए कि लेयर का निर्माण करके तैयार रहता है कि अंड उत्सर्जन, निषेचित अंड यहाँ आएगा, इम्प्लांट होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भोजन प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे चीज प्रोवाइड करेंगे और इसको जाइगोट होगा, धीरे 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 बढ़ते जाएगा। तो इस तैयारी करके रखा है, लेकिन सेक्सुअल रिलेशन बना नहीं, अंड निषेचित हुआ नहीं, तो ये अंड रूठ गया। क्या हो गया? रूठ गया। और रूठ के जब इधर से चलेगा तो यहाँ देखिए ये टूटना शुरू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टूटना शुरू हो जाएगा। ये क्या है? मांस है बाबू, मांस। एकदम समझिए कि स्किन तैयार होता है, पतला पतला, काफी सॉफ्ट। और जब इधर से आएगा सड़े हुए अंडा, तो ये सभी टूटना शुरू होगा। जब ये टूटता है तब पीड़ा उत्पन्न होता है। पीड़ा माने दर्द, दर्द उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे दर्द होता है क्योंकि ओवरी है, यहीं पे है आपको यूटरस। तो महिला के पेट में दर्द, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान पेट में भी दर्द होता है। वो पेट में दर्द नहीं रहता है, वो दर्द कहाँ रहता है? यहाँ यूटरस में रहता है। कारण कि ये जो बना हुआ है लेयर, ये लेयर टूटता है। अब यही टूटता है तो गिरता है। तो सबसे पहले इसमें सड़ा हुआ अंडा वो गिरता है, इसी के साथ यहाँ लेयर जो बना है ये भी गिरता है। टूट रहा है, वहां चमड़ा अगर टूट रहा है, स्किन टूट रहा है, तो ब्लड भी आएगा। तो ब्लड भी साथ साथ आता है, तो इसका नाम रख दिया जाता है ब्लीडिंग हो रहा है। माने रियल में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और ये प्रत्येक 28 दिन पे क्या करता है? रिपीट करता है। प्रत्येक स्वस्थ महिला को प्रत्येक 28 दिन पर रिपीट करता है। और ध्यान रखिएगा, अगर ये ड्यूरेशन कम बेस हुआ, इट मींस कोई ना कोई प्रॉब्लम महिला में है। अगर कभी कभी देखिए आज के समय में तो ये ड्यूरेशन काफी कम हो जाता है। ज्यादा खाना खा लीजिएगा, चटकार मटकार, अचार उचार ज्यादा तीखा, तो ये मेंस्ट्रुएशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ड्यूरेशन कम होने का मतलब चांसेस प्रेगनेंसी का कम हो जाएगा। आज के समय में 50% ना 30% जरूर लोग मिलता जब बाबा हमारा बबुआ नहीं खे होत बा, बाबा कहते हैं आओ हम जड़ी बूटी दे दे तो बबुआ हो जाएगा। सब झूठ है, लापरवाही के बात है, समझ रहे हैं? चक्कर में ना पड़ता हो, डॉक्टर साहब के पास जाइए, बाबा कह देंगे तब ठीक हो जाएगा। भाई ये वही बागेश्वर बाबा के बड़ी नाम सुनो, जो ना तो लड़का जो ना तो लड़की सुनत रहता। कानून कहते हैं कितना को खराब लगेगा भाई, खराब लगने वाला बात कौन है? जो सीधा बात है हम बता रहे हैं। माने बागेश्वर बाबा कानून कह रहे हैं कि उनका कैंपस में आने के बाद सबसे नहीं मिल रहे हैं, उसी से मिल रहे हैं जिसको वो कह रहे देखो वो किनारा पर फलानवा बैठल बा, लाल कलर के गमछा धइले बा, करिया कलर के पैंट पहनले बा, उजर कलर के शर्ट पहनले बा, उसको बुला के लाओ। वो पूरा मन से आया है, इच्छा से आया है हमसे भेंट करने, हम उससे भेंट करें। कहीं से कहीं सेटिंग कर रख ले, 5000 रुपये ले, लाल गमछा धर लिए, उजर शर्ट पहन लिए, करिया पैंट पहन लिए, उजर जूता पहन लिया, घोड़े सोना में खड़ा हो जाइए, कौन ठीक बा? अरे भाई हमसे मिलिए, हमको कह दीजिए, हमारे बारे में सब चीज बता दीजिए, तब ना हम आपको सही मानेंगे।
डायरेक्ट किसी से भी मिल के उसके बारे में सही बताइए। आप सेलेक्ट करके बता रहे हैं कौन ठीक बा, कहीं पीछे से बतिया के रख ले हो कि 10,000 रुपया ले, तोरा के 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा 1 लाख इनकम हो जाएगा। खैर छोड़िए, उससे हमको क्या करना है। बाबा बाबू के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। किसके चक्कर में पढ़ना है? डॉक्टर साहब के। कोई दिक्कत होता है साइंस पढ़ के आ जाके छू मंत्र हे मंत्र हो मंत्र करिए, ये सब गड़बड़ बात है। साइंस वाला स्टूडेंट किससे भेंट करेगा? एमबीबीएस वाला से भेंट करिए। जब ये सब होइए जाने वाला रहता तो ये एमबीबीएस करके सब काहे ला बैठल है डॉक्टर साहब, इतना रुपया खर्चा कर। समझ में आए बाबू? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो यह अंडा का निर्माण करता है। यह क्या करता है? अंडा का निर्माण करता है। अब ये वेजाइना जो है, वेजाइना ये सिर्फ एक रास्ता है जिस रास्ते से स्पर्म को अंदर पहुंचाया जा सकता है, बस। ओकर दोसर कोनो कामे नहीं है। पेशाब करने के लिए भी एक अलग रास्ता होता है, यूरिन बाहर निकालने के लिए भी एक अलग रास्ता होता है। यहाँ 2 रास्ता होता है। एक रास्ता जो स्पर्म को अंदर पहुंचाया जा सकता है और एक जो यूरिन को बाहर निकाला जाता है। लड़का सब समझ लेता है कि मेन ऑर्गन ही है, कुछ नहीं है। इट इज ओनली अ वे व्हिच इज यूज्ड टू रीच स्पर्म। समझ रहे हैं बात को? मतलब सिर्फ यह एक रास्ता है जिसका प्रयोग करके क्या करते हैं? स्पर्म को यूटेरस तक पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार मेल में भी पेनिस क्या है? एक रास्ता है। सॉरी, पेनिस क्या है? एक वाहक है जो स्पर्म को ढोक के ले जाकर पहुंचा देता है। इसमें देखिए प्राइमरी ऑर्गन यह हो गया, बाकी है सब सेकेंडरी में आ जाएगा। एक मुख्य क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि फिलिपियन ट्यूब के किस भाग में निषेचन होता है? तो एम्पुला में होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? इसके सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में बात की जाए, क्या है सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में बात की जाए तो सेकेंडरी ऑर्गन कौन सा है? बाकी सभी ऑर्गन इसमें सेकेंडरी आ जाएंगे, इसको एगो छोड़कर। इसमें सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या होता है? महिला का एज जब रिप्रोडक्टिव एज में महिला पहुंचती है तो उसके भी प्राइवेट ऑर्गन्स पे बाल आ जाते हैं, स्तन बाहर आ जाता है, इसका आवाज पतला ही रहता है, आवाज भारी ना उठेगा। इसे औरत का तो एक बार बोला था तो पति देव बेहोश, ठीक है। माने भगवान का किए जानते हो? भगवान बनाए, सुनिए ना, भगवान बताए को जबरदस्त पुरुष, ठीक है, कहे कि फैमिली को चलाएगा, पैसा कमाएगा, घर के सभी मेंबर को देख रेख करेगा, स्ट्रांग बनाए। तो फिर सोचे ये तो ज्यादा शक्तिशाली हो गए, ये तो केहू भेज जाए तो कोनो को छोड़बे ना करी, तो कंट्रोल करे खातिर एगो मशीन बना दिए, ओकर नाम रख दिए स्त्री। एक बार आएगी बोलेगी कुछ, बस सब संतुलित में आ जाए। समझ रहे हैं? चलिए इसको रहने दीजिए। अब कल आप लोग को इसमें स्तन ग्रंथि वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, समझाएंगे। आप परसों जो है आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता करके 16 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।